मैं गहलोत सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद गहलोत सर में। आज हम देखेंगे एक कठिन अध्याय को जो विद्यार्थियों को हमेशा से कठिन लगता आया है। यहाँ से आने वाले जो प्रश्न है विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं बहुत कठिन लगते हैं, इसीलिए सबसे पहले मेरे द्वारा यही वीडियो बनाई जा रही है। आपका जो पेपर है वो 10 तारीख को होने जा रहा है। उस पेपर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप उस पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से करें और अपने क्लास में टॉप करें। यहाँ से जो मैंने प्रश्न लिए हैं ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो को अंत तक देखें और सारे प्रश्नों को याद जरूर करें। इसे अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें। तो चलिए हम लोग इन प्रश्नों को देखते हैं, शुरू करते हैं। अध्याय 9 हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला हमारा प्रश्न है हकल का नियम क्या है समझाइए। दूसरा नियम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तीसरा प्रश्न है संरूपण किसे कहते हैं, एथेन में संरूपण को समझाइए। अगला प्रश्न निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। ये अभिक्रियाएं अभी आपकी सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं इस चैप्टर की, ये तो आपको करना ही करना है। वुड्स अभिक्रिया, विकार्बोक्सिलीकरण, फिडलक्राफ्ट, कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरी अगली जो वीडियोस होगी, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के लिए होगी आपके लिए, तो आपको वो तुरंत मिल सके। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न बहुलीकरण किसे कहते हैं, रेखीय व चक्रीय बहुलीकरण को समझाइए। इसमें आप बहुलीकरण का ही याद कर लें, रेखीय चक्रीय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसे जरूर देख लें। बीएचसी अथवा गैमेक्सिन किसे कहते हैं, इसे लिंडेन या 666 हेक्सा क्लोरोबेंजीन के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप देख लें। आप निम्नलिखित यौगिकों को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये प्रश्न पिछले पेपर्स में आ चुका है। एथाइन, एथीन और हेक्सेन। निम्नलिखित यौगिकों के ओजोनी अपघटनों के बनने के बाद उत्पादों के नाम लिखिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है। पेंट 2 इन 3,4 डाइमेथिल पेंट 3 इन 2 एथिल ब्यूट 1 इन 1 फेनिल ब्यूट 1 इन। तो चलिए अब हम अगले प्रश्नों की ओर हमारे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हेक्स 2 इन की समकक्ष तथा विपक्ष संरचना बनाइए तथा इनमें से कौन से समावयव का क्वथनांक उच्च है और क्यों, इसे भी बताइए। निम्नलिखित यौगिकों की आईयूपीएसी संरचनाएं लिखिए। ये आपके सामने यौगिक है, इन यौगिकों की आपको आईयूपीएसी संरचनाएं लिखनी है और याद करनी है। 2244 टेट्रा मेथिल पेंटेन, 33 डाइमेथिल पेंटेन, 3 मेथिल हेक्सेन, 3445 टेट्रा मेथिल हेप्टेन, 25 डाइमेथिल हेक्सेन और छठा ये है हुआ। अगर हो सका तो मैं आपको इसके शॉर्ट्स बना के दे दूंगा। ये शॉर्ट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स लिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं, इन्हें याद कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। अगला प्रश्न इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न में से एक प्रश्न है ये, समावयवता किसे कहते हैं। संरचनात्मक समावयवता को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अगर अभी भी आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि प्रश्नों को छांटने में कहीं ना कहीं घंटों की मेहनत लगती है, तो एक लाइक इस वीडियो पे तो बनता है। तो चलिए आगे अगले प्रश्नों की ओर देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है ज्यामितीय समावयवता से आप क्या समझते हैं, इसे उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है मार्कोनिकॉफ तथा प्रति मार्कोनिकॉफ पराक्साइड प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। ये दोनों अलग अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। मार्कोनिकॉफ का नियम एक अलग नियम है, प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम एक अलग नियम है। इस नियम को खराश प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप जरूर करके जाएं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का। अगला प्रश्न आपका किन्हीं तीन कैंसरजनी
हाइड्रोकार्बन के नाम और उनके सूत्र लिखिए। ये प्रश्न भी आपका पिछले पेपर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका, बेंजीन की निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। पहला है नाइट्रीकरण, दूसरा है हाइड्रोजनीकरण, तीसरा है सल्फोनीकरण और चौथा है आपका एसिटिलीकरण। अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले अध्याय की ओर। हमारा अध्याय है अध्याय 8, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीक। मैंने यहाँ पे दोनों महत्वपूर्ण चैप्टर्स को लिए हैं, जो बड़े चैप्टर हैं, जो विद्यार्थियों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। कौन सा प्रश्न आएगा, कौन सा प्रश्न नहीं आएगा, क्या याद करें, क्या याद नहीं करें, इसी को लेके मैंने ये सबसे पहले ये दो महत्वपूर्ण चैप्टर्स आपके लिए लिए हैं और इसके लिए वीडियो बनाई है। और इन प्रश्नों को छांटने में बहुत ही समय लग जाता है, कई घंटे गुजर जाते हैं। इसीलिए आप एक लाइक इस वीडियो पे तो जरूर करें, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। यहाँ से आपके 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न जरूर आएंगे। ये प्रश्न आपका 2 नंबर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से कुछ प्रश्न 4 नंबर में भी लिए गए थे। तो पहला है क्रियात्मक समूह, दूसरा है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, तीसरा है नाभिक स्नेही अभिकर्मक, चौथा है मुक्त मूलक, पांचवा है कार्बोकेटायन, छठा है कार्बोएनायन, सातवां है ऊर्ध्वपातन, आठवां है क्रिस्टलन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही अभिकर्मक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, प्रेरणिक प्रभाव तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें आप ये भी याद कर लीजिएगा, प्रेरणिक प्रभाव व इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को समझाइए अंतर के साथ साथ में। अगला प्रश्न, संरचनात्मक संभाव्यता के प्रकारों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इसके साथ में ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर सभी में आ सकता है। अगला प्रश्न, अनुनाद को उदाहरण सहित परिभाषित कर इसके कार्यों को लिखिए। आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पे लाइक जरूर कर दें और ये उन विद्यार्थियों तक जरूर शेयर कर दें जो अभी कक्षा 11वीं की परीक्षा दे रहे हैं और जिनको केमिस्ट्री से डर लग रहा है, तक जरूर शेयर कर दें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक नाम लिखिए। ये भी प्रश्न आपके पिछले पेपर्स में पूछा जा चुका है। मार्चकेस, फॉर्मिक अम्ल, आइडोफॉर्म, कास्ट स्पेस। अगला प्रश्न है, पाई समूह से संबंधित होने पर एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दाता की तरह प्रदर्शित करते हैं, इसे समझाइए। अब हम देखते हैं हमारे अगले प्रश्नों को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन विद्यार्थियों तक जो भी एग्जाम दे रहे हैं। चलिए, कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजनी निर्धारण की ड्यूमा विधि का सिद्धांत सहित बताकर विवरण दीजिए। कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित नाइट्रोजन के आकलन की जेरडॉल विधि का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। ये सारे IUPAC नाम हैं आपके सामने, ये सारे IUPAC नाम मैंने इसमें लिख रखे हैं, इसे आप आराम से नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर आपको इन दोनों अध्याय में किसी प्रश्न में समस्या है, समझना चाहते हैं, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हर प्रश्न के उत्तर यहाँ दे पाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत ही बड़ी बन जाएगी, इसलिए यहाँ वो चीज़ संभव नहीं हो सकती है। कई विद्यार्थियों का ये कमेंट होता है कि हमें सर इसके उत्तर प्रोवाइड करवा दीजिए, तो अभी वीडियो में मैं आपको उत्तर को प्रोवाइड नहीं करा सकता। आप कमेंट सेक्शन में किसी पर्टिकुलर जो प्रश्न है उसे आप लिखकर बता दीजिए, उसकी वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। इसीलिए मेरा बार बार आपसे यही कहना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको ये वीडियो प्राप्त हो सके। आपका केमिस्ट्री का पेपर जो 10 तारीख को है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा रहे।
इसके साथ ही आपका 9 तारीख को बायो का पेपर है, छुट्टी नहीं है, तो दोनों की तैयारी एक साथ चलने दें। बायो के क्वेश्चंस भी मेरे द्वारा आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे, तो उसकी भी तैयारी आप कर लें, वीडियो को देख लें, दूसरे विद्यार्थियों तक शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।